सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, अगर इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक 1991 से पहले वाली इकोनॉमी और दूसरा 1991 के बाद वाली इकोनॉमी। तो 1991 में क्या हुआ ना, हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत डाउन थी, बहुत बेकार चल रही थी। इवन हमारी जो कंट्री है वो बैंकरप्ट भी होने वाली थी। तो हमें क्या किया, हमने कुछ नए रिफॉर्म्स लाए इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि हम उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। तो हमने 1991 से लेके आज तक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमने 1991 में क्या रिफॉर्म्स लाए, और उसके बाद से लेके आज तक 2023 तक हमने क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले रिफॉर्म्स की हमने 1991 में क्या रिफॉर्म्स लाए थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने 1991 के बाद 2023 यानी कि आज तक क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं इकोनॉमी के अंदर। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक 1 पे, जो कि है हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इंडिकेट ऑल द पॉलिसी मेजर्स इंस्टीट्यूट सिंस 1991 विद द व्यू टू इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब है, इंडिया के अंदर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म उसको बोलते हैं जब हम 1991 के बाद 1991 के बाद से 2023 यानी कि आज तक जो भी हमने इकोनॉमी के अंदर चेंजेस किए हैं या फिर कोई भी हमने इकोनॉमी के अंदर डिसीजंस लिए हैं, उसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। वो हमने डिसीजंस क्यों लिए हैं, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हुआ, 1991 के बाद से लेके 2023 यानी कि आज तक हमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इससे हासिल क्या करना चाहते थे। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते थे, जिससे कि लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करके इकोनॉमी के अंदर अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। इसके बाद एक्सेलरेशन इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी में क्या करना चाहते थे, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते थे, उसके अंदर ग्रोथ लाना चाहते थे। इसके बाद मोर इफेक्टिव एंड हाईली प्रोडक्टिव इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को कैसा बनाना चाहते थे, मोर इफेक्टिव एंड हाईली प्रोडक्टिव। इसके बाद टू यूज ग्लोबल रिसोर्सेज। हमारे इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको तो हम यूज करना ही चाहते थे, लेकिन जो इंडिया के बाहर रिसोर्सेज हैं उनको भी हम क्या करना चाहते थे, यूज करना चाहते थे, ग्लोबल रिसोर्सेज को भी। इंक्रीज पब्लिक एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, बेसिकली वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% होता है। मोर देन 50% किसी भी कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट का शेयर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इनकी क्या करना चाहते थे, पब्लिक एंटरप्राइजेस की इंक्रीज करना चाहते थे परफॉर्मेंस हम, इसीलिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया। अब देखते हैं टॉपिक 2 क्या है, नीड्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत क्यों थी, वही वाले पॉइंट दोबारा से आ जाते हैं। सबसे पहला कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट्स हो गए थे उसको हमें कंट्रोल करना था। दूसरी चीज, फोर्थ करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं इंपोर्ट से तो हमारा बैलेंस क्या बन जाता है, हमारा बैलेंस एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो उसको क्या करना था, उसको हमें करेक्ट करना था उस सिचुएशन को, मतलब कि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल लाने थे या फिर इंपोर्ट इंक्रीज करना था एक्सपोर्ट से ज़्यादा। इसके बाद डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना 1991 में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो उसको क्या करना था, उसको हमें इंक्रीज करना था। इसके बाद फेलियर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी थी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% का था, वो क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह फेल हो रहा था, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा। इसके बाद इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन आ गया था हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से हमारा प्राइस क्या हो गया था, प्राइस इंक्रीज होने लगा था। इसके बाद टॉपिक 3 हमारे पास आता है इकोनॉमिक
इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म दो टाइप के थे, एक स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा क्या था, स्ट्रक्चर मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर कौन सा था, शॉर्ट टर्म के लिए, और स्ट्रक्चर मेजर क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमने 1991 में बहुत सारे डिसीजन लिए, लेकिन मेनली हमने क्या क्या लिया, मेनली हमने सबसे पहले लिबरलाइजेशन लिया, प्राइवेटाइजेशन लिया और ग्लोबलाइजेशन लिया। अब ये तीनों क्या होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। टॉपिक 5 में सबसे पहले आता है हमारे पास लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखो लिबरलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। लिबरलाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू इकोनॉमिक एजेंट टू टेक देयर ओन डिसीजन। मतलब कि जो हमारी, एक तो देखो इकोनॉमी के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होती है हमारी गवर्नमेंट, दूसरे होती हैं प्राइवेट पीपल्स। अब जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके हाथ में सब कुछ होता है, वो प्राइवेट पीपल्स को भी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। लिबरलाइजेशन के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हम जो ये प्राइवेट पीपल है इनको एक्सटेंशन देते हैं, यानी कि इनको वो अथॉरिटी देते हैं जिससे कि ये अपना डिसीजन ले सके। हम क्या करते हैं, इनको अथॉरिटी देते हैं, बहुत ज्यादा देसी लैंग्वेज में हम इनको पावर देते हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले सके। हर चीज में तो नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हम इनको थोड़ा बहुत पावर देते हैं जिससे कि ये अपने डिसीजन ले सके, गवर्नमेंट इनके साथ डिसीजन ना ले। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, इन ये जो प्राइवेट पीपल्स होते हैं ना, इनके ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, सपोज इन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया, एक गुड प्रोड्यूस किया इन्होंने, तो इसका जो प्राइस होता है ना, कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट को इसकी आजादी होती है कि गवर्नमेंट इसका प्राइस फिक्स कर सकती है। तो हमने लिबरलाइजेशन के अंदर हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट को इनका प्राइस फिक्स ना करके इन्हें खुद अथॉरिटी दी, इन्हें खुद पावर दी कि ये अपना प्राइस फिक्स कर सके अपने गुड्स का। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों में अथॉरिटी दी, इनको पावर दी गई, उसको हमने किसका नाम दिया, लिबरलाइजेशन। यही डेफिनेशन के अंदर लिखा है। लिबरलाइजेशन मीनिंग गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट जैसे पब्लिक, टू टेक देयर ओन डिसीजन, जिससे कि ये अपने खुद के डिसीजन ले सके। हर चीज में तो नहीं, ऐसे तो मैं डिसीजन ले लूंगा कि मुझे टैक्स ही नहीं देना, हर चीज में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों में ये खुद का डिसीजन ले सके। इट मींस अलाउ प्राइवेट इंडिविजुअल टू रन दोज इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व फॉर। इसके अंदर हमने क्या क्या किया, देखो इसके अंदर हमने दो चीज की, एक जो वर्क रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए उसे प्राइवेट को करने को दिया, और गिविंग दी रिलैक्सेशन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमने रिलैक्सेशन तो हमारे समझ में आ गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमने क्या दे दी, थोड़ी सी आजादी थी, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर नहीं लगाई। लेकिन ये वर्क रिजर्व क्या है, वर्क रिजर्व देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसने कुछ काम ऐसे करे हुए हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, जैसे रेलवे। रेलवेज कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं चला सकता, कोई भी पब्लिक नहीं चला सकती, रेलवे को कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी। डिफेंस या फिर पुलिस या फिर आर्म्स, जो हथियार होते हैं, इनको क्या करेगा, इनको केवल गवर्नमेंट काम करेंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट ही चलाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, गवर्नमेंट ने ये काम रिजर्व किए हुए थे। ये काम किस चीज के लिए रिजर्व किए हुए थे, कि इनको गवर्नमेंट के अलावा कोई और कर नहीं सकता, इस चीज के लिए क्या किए हुए थे, रिजर्व किए हुए थे। तो अब लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने थोड़ी थोड़ी छूट दे दी पब्लिक को कि आप भी ये काम कर सकते हो। जैसे डिफेंस, आर्मी को कंट्रोल करना, भाई आर्मी को कंट्रोल करने की छूट तो दे नहीं सकते। पुलिस को कंट्रोल करना, पुलिस को नहीं दे सकते। अंबानी ने आर्मी को कंट्रोल कर दिया, क्या पता देश पर राज ही करने लगे। तो ऐसे कोई भी आर्मी को या डिफेंस को या पुलिस को नहीं दे सकते। लेकिन आर्म, जो हथियार बनाने की चीज है, वो हो सकता है हम प्राइवेट लोगों से बनवाने लगे, या फिर जो रेलवे है उसे थोड़ा सा हम प्राइवेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राइवेट लोगों को दे सकते हैं कि स्टेशन की मेंटेनेंस कर लो या ट्रेन की मेंटेनेंस कर लो, ऐसा कुछ हम दे सकते हैं। तो ये जो रिजर्व किए हुए थे ना काम, ये गवर्नमेंट ने किसको दे दिए, ये गवर्नमेंट ने दे दिए प्राइवेट पीपल्स को, प्राइवेट लोगों को दे दिए लिबरलाइजेशन के अंदर। अब देखते हैं दूसरी चीज जो की है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम लाइसेंस एंड, मतलब कि जो लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था काम के लिए, जैसे अगर किसी को अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल ड्रिंक्स बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। अब क्या हुआ, अब ये लाइसेंस नहीं लेने लगेगा, इसमें एक्सेप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने कि अब तुम लाइसेंस नहीं ले सकते हो, तुम कुछ भी चीज बना सकते हो। ये क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंदर किया। इसके बाद ये मेनली इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चीजें किया वो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर था उसको कम किया। पब्लिक सेक्टर को कम किया, जैसे पब्लिक सेक्टर क्या था? पब्लिक सेक्टर था रेलवे थी, डिफेंस थी, पुलिस थी, आर्मी थी, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर थी। इसको क्या किया गवर्नमेंट ने? इसको रिड्यूस किया। रिड्यूस किया मतलब इसको थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। जैसे रेलवे थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर को दे दी, आर्म्स बनाने का काम थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो गवर्नमेंट ने अपना काम क्या कर दिया? अपना काम रिड्यूस कर दिया, जिसको हमने यहां पे लिखा। इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया। तीसरी चीज फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी। एमआरटीपी क्या होता है? ये एमआरटीपी एक एक्ट है 1969 के अंदर जो पास हुआ था। इसके अंदर फ्रीडम देती थी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को, जिससे कि वो अपने काम खुद से कर सके। इसके बाद फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था ना, लोगों को बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं मंगा सकते थे इंडिया के अंदर। अब क्या हुआ? उसके अंदर हमने फ्रीडम दे दी गवर्नमेंट ने कि अपने कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हो? बाहर से मंगा सकते हो। इसके बाद रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर। जो स्मॉल स्केल सेक्टर थी, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, उनको क्या किया? डेवलप करने का मौका दिया, उनको अपने डिसीजन खुद लेने का मौका दिया। किसके अंदर? लिबरलाइजेशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमने लिबरलाइजेशन में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें किया। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो हमारा आरबीआई था वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया था। आरबीआई पहले क्या करता था ना, आरबीआई सारी कंपनीज के ऊपर, सब चीजों के ऊपर नजर रखता था कि कुछ चीज गलत तो नहीं हो रही। अब आरबीआई नजर तो रखेगा ही रखेगा, और उन जो जिनके ऊपर नजर रखेगा उनको ग्रो होने का भी मौका देगा। सबसे पहले आरबीआई क्या करता था? आरबीआई केवल रेगुलेट करता था, यानी कि केवल नजर रखता था लोगों के ऊपर। अब क्या करेगा? अब रेगुलेट तो करेगा ही, प्लस जिनको वो रेगुलेट करा है उनको ग्रोथ का भी मौका देगा। तो आरबीआई का रोल चेंज हो गया, रेगुलेटर से क्या हो गया? फैसिलिटेटर हो गया। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनको इस्टेब्लिश किया गया फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। पहले क्या होता था? केवल गवर्नमेंट बैंक काम करते थे। अब क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर काम भी करने लगे, प्राइवेट बैंक भी काम करने लगे। इसके बाद इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन के लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे उसकी क्या की? इंक्रीज करी लिमिट। अब देखते हैं फिस्कल रिफॉर्म के अंदर क्या किया, यानी कि टैक्सेस वगैरह में क्या क्या चेंज लाए लिबरलाइजेशन को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस किए। उसके बाद रिफॉर्म किया इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। सबसे पहले हमारे पहले क्या होता था? वैट होता था, वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे। उससे सब चीजों को रिमूव करके क्या आया? जीएसटी आया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी क्या हुई? ग्रो हुई। इसके बाद एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल रिफॉर्म दो टाइप के होते हैं, एक फॉरेन कैपिटल एंड पॉलिसी रिफॉर्म और दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया? इंक्रीज किया। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स आर फ्री टू कंपीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले क्या होता था? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। पहले क्या होता था? जो फॉरेन की कंपनी थी ना, वो इंडिया के जो कंपनीज थी उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती थी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने? उनको ये इजाजत दे दी कि आप बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी के साथ क्या कर सकती है? कंपीट कर सकती है, जिससे कि बाहर की कंपनी की वजह से इंडिया की कंपनी भी क्या हो जाए? अपने आप ग्रो हो जाए। कंपटीशन में हर चीज ग्रो हो जाती है। इसके बाद इन्वेस्टर्स आर फ्री फॉर मेजॉरिटी शेयर्स इन इक्विटी, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, पहले क्या होता था ना, विदेश के लोग इंडिया की कंपनी में जो उनके शेयर होल्डिंग होती थी, इक्विटी शेयर होल्डिंग होती थी, उसको लेस देन 50% होती थी, यानी कि वो 50 से ज्यादा किसी में भी नहीं कर सकते होल्डिंग। अब क्या हुआ? इन गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि आप 50 से ज्यादा भी कर सकते हो चाहो तो। कौन? फॉरेन के लोग। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला जो फॉरेन के लोग हैं ना, उनके लिए हमने प्रोसेस को सिंपल कर दिया। इसके बाद फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स फॉर द वैल्यू ऑफ रूपी। पहले वैल्यू कौन डिसाइड करता था? रूपी की, गवर्नमेंट। अब क्या हुआ? जो डिमांड और सप्लाई से अपने आप रूपी की वैल्यू डिस्क्राइब होने लगी, अपने आप रूपी की वैल्यू निकलने लगी। ये भी क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि अब हम नहीं डिसाइड करेंगे, अब फ्री प्ले से वो अपने आप निकलेगी। इसके बाद एक्सटर्नल के अंदर देखते हैं दूसरी चीज जो की है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, यानी कि जो फॉरेन के लिए हमारी पॉलिसी थी उसमें क्या क्या चेंज आया। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। जो इंपोर्ट्स थे उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हमने हटा दिया। इसके बाद रिड्यूस टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर यानी कि कस्टम ड्यूटी। पहले हम इंपोर्ट करने पे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, अब क्या करेंगे? इंपोर्ट करने पे बहुत कम टैक्स लेंगे। इसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस। जो पहले इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, अब क्या होगा? लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, अब हम उनको इंपोर्ट ना करके खुद से वो चीज क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। किसके अंदर?
इंडिया के अंदर हम खुद से वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जो पहले हम इंपोर्ट करते थे। तो ये क्या था, ये था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन को इंडिया के अंदर अप्लाई करने के लिए हमने क्या क्या डिसीजन लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या डिसीजन लिए, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या डिसीजन लिए, उसके बाद फिस्कल रिफॉर्म्स हमने क्या क्या किया टैक्स के अंदर, उसके बाद एक्सटर्नल रिफॉर्म्स दो टाइप के हमने क्या क्या किया, ये सब कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा। अब देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, यहां पे हमें 3 चीज पढ़नी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता था, गवर्नमेंट ने लोगों को आजादी दे दी थी कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। जो चीज गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, जैसे रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, चलो रेलवे आप थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर भी चला सकते हो। लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को आजादी दे दी और थोड़ा सा काम जो गवर्नमेंट करती थी सिर्फ, वो थोड़ा सा काम अब प्राइवेट लोग भी करने लगे थे। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। Privatization refers to any process that reduce the participation of state और public sector in the economy। मतलब कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लोगों को आजादी दी, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो गवर्नमेंट कंपनीज थी या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, उनको क्या किया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। उनको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट सेक्टर को किस में कन्वर्ट होने लगा, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने लगा। अभी आपने सुना भी होगा कि रेलवे को प्राइवेट करने वाले हैं, यानी कि जो रेलवे गवर्नमेंट चलाती है अब उसे कौन चलाएगा, प्राइवेट लोग चलाएंगे। तो क्या हुआ, टॉपिक 6 के अंदर हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट की कुछ चीजें प्राइवेट करना, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हुआ कैसे। गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट ने अपनी जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो क्या कर दी, प्राइवेट लोगों को सेल कर दी। जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सपोज के लिए मान लेते हैं, रेलवे क्या करती, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी। तो अब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर आने लगा। इसके बाद एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू रिजर्व्ड इंडस्ट्री, जो हमने लिबरलाइजेशन में देखा था, वो वाला काम जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा हुआ था, जैसे डिफेंस, पुलिस, रेलवे वगैरह, अब क्या हुआ, वो वाला काम उठाकर किसे देने लगे, प्राइवेट लोगों को देने लगे, जैसे लिबरलाइजेशन के अंदर किया था। इसके बाद लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनका स्कोप क्या किया, लिमिट कर दिया, यानी कि उनको कम कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर अप्लाई होने लगा। अब प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन, आप ये सोच सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो ये हो गया देश को बेचना, लेकिन देश को बेचना अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन के अंदर डिफरेंस होता है। डीनेशनलाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पूरी की पूरी चीज किसी और को उठा के दे देनी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक कैपिटल। ग्रेटर रोल में यानी कि पब्लिक कैपिटल का रोल इंक्रीज करना, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं करना कि पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है वो ओन करने लगे कंट्री को। जैसे ये इंडिया है, इसके अंदर इसको प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसको प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और दूसरी तरफ क्या है, इसका जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है वो कम है। लेकिन इसको ओन कौन करता है, अभी भी इसको ओन करती है गवर्नमेंट। पहले में क्या हुआ, पहले में प्राइवेट सेक्टर को ओन करता है प्राइवेट सेक्टर, और दूसरे में जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का वो ज्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ही ओन करती है एट द एंड। तो हमने क्या किया, हमने जो डीनेशनलाइजेशन बोला, डीनेशनलाइजेशन जो हमने बोला, वो बोला इस वाली सिचुएशन को जहां पे हमने ओनरशिप ही ट्रांसफर करती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर सब चीजों को ओन करने लगा। और दूसरी जगह हमने क्या बोला, दूसरी जगह हमने बोला प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल बढ़ा दिया, लेकिन एट द एंड ओनर कौन रहा, ओनर गवर्नमेंट ही रही।
अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्यों लोगों ने फेवर किया। देखो, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट की कंपनी थी ना वो बहुत ज्यादा लॉस में जाती थी, हमेशा लॉस में जाती थी। आज भी जो कंपनियां जैसे बीएसएनएल है उसने आज तक प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो क्या करती थी गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी वो हमेशा लॉस में जाती थी। इस वजह से लोगों ने कहा कि भाई इन चीजों को प्राइवेट करो जिससे कि ये प्रॉफिट कमाना इंक्रीज करें। इसके बाद राइजिंग बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा होता था इनकम के अंदर। जो एक फैब को हमारा बजट आता है उसके अंदर क्या होता था, एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा हो जाता था इनकम से, तो उसकी वजह से लोगों ने कहा कि अब प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए। उसके बाद हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी कि जो कैपिटल है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, जैसे जो हमारी कैपिटल है अपॉन जो आउटपुट है, हमारी कैपिटल तो ज्यादा थी आउटपुट कम था, और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है आउटपुट ज्यादा होता है और कैपिटल कम होती है, यानी कि जो हम पैसा लगाते हैं वो तो कम लगाते हैं और आउटपुट ज्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो रहा था, हमारी जो कैपिटल थी वो तो ज्यादा थी, पैसा हम ज्यादा लगा रहे थे, आउटपुट कम आ रही थी। इसीलिए लोगों ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन हमको करना चाहिए जिससे कि हमारी आउटपुट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, वो भी कम पैसों में। इसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे कि प्राइवेटाइजेशन बेकार है। क्यों, देखो अनबैलेंस ग्रोथ, कहीं कोई सेक्टर तो बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएगा यानी कि बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा, और कोई सेक्टर क्या है बहुत कम नीचे रह जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो काम नहीं कर रही ना, जहां पे लोगों को फायदा दिखेगा वो ग्रो हो जाएगा, जहां पे घाटा दिखेगा वो ग्रो नहीं होगा। तो ये एक दिक्कत थी प्राइवेटाइजेशन की। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेस स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा डेवलप नहीं हो पाएगा प्राइवेटाइजेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैं रोड बनवाऊं या नहीं बनवाऊं, वे तो ये सोचेंगे मेरा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर कम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसके बाद ग्रोथ ऑफ स्टेट मोनोपोली, जो मोनोपोली है, जैसे कि हो सकता है किसी इंडस्ट्री में केवल एक ही इंसान हो जो कि पूरी इंडस्ट्री को रूल करता हो, यानी कि जो उसकी कंपनी हो सबसे ज्यादा अच्छी हो, तो उसमें क्या हो सकता है, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। अब देखते हैं पॉलिसी मेजर्स टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन का मतलब पढ़ लिया, हमने देखा कि कैसे कैसे हम प्राइवेटाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन के अंदर क्या पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। फिर देखा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों अच्छा है, उसके बाद देखा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों बेकार है। अब हम देखेंगे कि एंड में हमने क्या डिसाइड किया कि प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर आना चाहिए। तो आना चाहिए यानी कि हमने क्या क्या ऐसी चीजें की जिससे कि प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर आया। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्शन किया पब्लिक सेक्टर को, यानी कि पब्लिक सेक्टर को कम किया, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया। इसके बाद पॉलिसी की डिसइन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि प्राइवेट लोग जो उस इन्वेस्टमेंट को खरीदते थे वो उसको चलाने लगे, प्राइवेटाइजेशन होने लगा। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या किया, कम किया, प्राइवेट लोगों का कंट्रोल क्या किया, इंक्रीज किया। इसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका प्राइवेटाइजेशन, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो क्या किया, रिड्यूस किया। अभी हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया। लिबरलाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को पावर दे रही थी कि आप अपना काम खुद कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, यानी कि यहां पे क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट की चीजें थी वो कन्वर्ट हो रही थी प्राइवेट के अंदर, यानी कि प्राइवेट लोगों की जो अथॉरिटी थी वो बढ़ती जा रही थी और गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी कम करती जा रही थी। अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है टॉपिक 7 के अंदर। सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। द टर्म ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड मार्केट, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, सपोज ये इंडिया है और ये क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया में आके सामान बेच सकते हैं, और जो इंडिया के लोग हैं वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जाके सामान बेच सकते हैं। इसको हमने क्या बोला, इसको बोला ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं फैक्टर प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर प्रमोट कैसे हुआ, कैसे आया, हमने ऐसी क्या क्या चीजें की। सबसे पहले टेक्निकल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसको हमने क्या किया, रिड्यूस किया, और जो वॉल्यूम थी, जो हमारा आउटपुट निकलता था उसको क्या किया, एक्सपेंशन किया, जिससे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन होने लगा। इसके बाद हमने इंक्रीज किया कंपटीशन, किसके बीच में, ग्लोबल और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बीच में, जिससे कि हमारी ग्लोबल इंडस्ट्रीज जो थी वो भी अपना प्राइस कम करती थी और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो भी अपना प्राइस कम करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, अच्छा प्रोडक्ट दोनों बनाना चाहती थी और जो प्राइस है उसे कम से कम रखना चाहती थी। इसके बाद हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन से भी हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब कि ये जो प्राइवेट लोगों के पास हमने पावर दी थी, इनके पास पावर क्या थी कि ये इंडिया से निकल के रेस्ट
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन भी एक तरह से हमारा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन को इंडिया के अंदर लाने में फायदेमंद हुआ। इसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको क्या था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था फॉरेन मार्केट के अंदर। तो अब क्या हुआ, वो फॉरेन मार्केट में जाने लगे तो उनका एक्सपीरियंस भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। अब देखते हैं कि पॉलिसीज मेजर्स टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसी क्या क्या पॉलिसीज बनाई जिससे कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर आया। सबसे पहले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, पहले क्या होता था ना, अगर रूपी को डॉलर के अगेंस्ट या किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक्सचेंज करना है तो क्या होता था ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अब क्या हुआ, वो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज होने लगा, यानी कि फ्रीली क्या होने लगा, बॉट और सोल्ड किया जाने लगा, मतलब कि फ्रीली एक्सचेंज होने लगा, जिससे कि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन दूसरी कंट्रीज से हम बिजनेस करते थे उसमें आसानी होने लगी। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम बाहर इन्वेस्टमेंट करने लगे और बाहर के लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे। विड्रोवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो हमारी पहले क्या था ना, पहले इंडिया के अंदर ऐसा था कि इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सपोज कोई भी गुड है वो एक हद तक इंडिया के अंदर आ सकता था। जैसे इंडिया के अंदर कोई भी गुड केवल 1000 kg आ सकता है, या इंडिया के बाहर कोई भी गुड्स केवल 100 kg जा सकता है, या 100 लीटर जा सकता है। ऐसी रेस्ट्रिक्शंस थी। अब हमने क्या किया, उन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया, विड्रॉवल किया, हटा दिया, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन में इंडिया के अंदर हेल्प मिली। अब क्या किया, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, हमने कस्टम ड्यूटीज कम कर दी, जिससे कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हुआ, ज्यादा होने लगा। इसके बाद फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हमने निकाला, जिससे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब हमने ये तो देख लिया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज हमने ली, लेकिन इनका इफेक्ट क्या हुआ इंडिया के ऊपर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की, क्या क्या अच्छी चीजें इंडिया के अंदर हुई। सबसे पहले हमारी इंक्रीज हुई जीडीपी, उसके बाद हमने आउटसोर्स करने लगे एमएनसीज टू डोमेस्टिक कंपनीज। एमएनसीज मतलब देखो इंडिया के अंदर क्या होता था, इंडिया और ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो एमएनसीज थी ना, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उनका कुछ काम होता था। जैसे उनके यहाँ पे 100 टाइप के वर्क होते हैं, तो 100 टाइप के वर्क वो खुद नहीं करते, वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज को दे देते हैं। तो ये 100 टाइप के वर्क कभी कभी वो इंडिया में भी दे दिया करते थे, जिससे कि इंडिया की जीडीपी क्या होती थी, ग्रो होती थी। यानी कि वो अपना काम क्या करते थे, वो अपना काम आउटसोर्स कर दिया करते थे। अगर अपना काम किसी और को देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्स बोलते हैं। तो वो अपना काम क्या करते थे, आउटसोर्स कर दिया करते थे, यानी कि इंडिया वालों को दे दिया करते थे, जिससे कि हमारी जीडीपी क्या हुई, ग्रो हुई। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए एलपीजी के, ग्रो ऑफ सर्विस सेक्टर, हमारे यहाँ का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि जो कंज्यूमर है ना, उनके पास लार्ज वैरायटी थी फूड्स और सर्विस की, फूड्स नहीं गुड्स और सर्विस की, यानी कि जो गुड्स और सर्विस थे इंडिया के अंदर, उनके अंदर लार्ज वैरायटी हो गई थी कस्टमर्स के पास, जिससे कि वो अच्छा प्रोडक्ट चूज कर पाते थे। उसके बाद इंक्रीज हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि जो लोग इंडिया के अंदर पैसा डालते थे वो भी इंक्रीज हुआ, और जो हम दूसरे देशों में पैसा डालते थे वो भी इंक्रीज हुआ। इसके बाद इंक्रीज इन वर्ल्ड शेयर ऑफ ट्रेड, हमारी ट्रेड बढ़ने लगी। तो जो वर्ल्ड के अंदर ट्रेड होती है उसके अंदर जो शेयर था वो भी क्या हुआ, हमारा ज्यादा होने लगा। पहले अगर हम 100% शेयर में 100% वर्ल्ड ट्रेड में 7% कंट्रीब्यूट करते तो अब कितना करने लगे, 15% करने लगे, यानी कि हमारा शेयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके बाद इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर हमारा शेयर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इसी तरीके से। इसके बाद चेक ऑन इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ रहा, उसके ऊपर भी हम क्या रख पा रहे थे, नजर रख पा रहे थे, किसकी वजह से, एलपीजी पॉलिसी की वजह से। अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए, जैसे रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था वो नीचे चला गया, क्योंकि उस पर किसी भी प्राइवेट इंसान ने ध्यान नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कम प्रॉफिट होता है। इसके बाद लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, उनकी ग्रोथ तो हो रही थी, जो इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा कम लेवल से हो रही थी, यानी कि बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही थी वे।
इसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्या होने लगा था, इंडिया के अंदर कोई भी आके बिजनेस कर सकता था ना, तो जो बाहर की कंपनी थी वो इंडिया के अंदर ज्यादा बिजनेस कर रही थी। ऑफ कोर्स वो बड़ी हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो अच्छा बिजनेस कर पाएंगी, तो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज थी ना उनकी क्या हो रही थी, पकड़ छूटती जा रही थी। इसके बाद कंट्रोल ओवर इकोनॉमी बाय एमएनसीज, जो बाहर की कंपनी थी वो इंडिया को कंट्रोल करने लगी थी धीरे धीरे। इसके बाद अनबैलेंस्ड ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि कहीं पे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो पा रहा था, कहीं पे कम, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था वहां पे सब लोग काम करना चाह रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, और जहां पे कोई भी काम नहीं करना चाह रहा था वहां पे कम प्रॉफिट था, यानी कि वहां की ग्रोथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसके बाद पॉवर्टी इज स्टिल वाइड स्प्रेड, जो गरीबी थी वो अभी भी इंडिया के अंदर थी, और ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई भी इंसान आके इंडिया के अंदर काम करता था, तो जो हमारे जो इंडिया के अंदर था वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था।